हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म लास्ट में देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और R वेक्टर लिखे। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट कितना है, लाइन ड्राइविंग डिस्टेंस कितना पर है, R पर है, तब उसका फॉर्मूला A हमारे पास था। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में देखे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग फोर्स में लिखे थे उसी तरह पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। सपोज करिए ए एक पॉइंट चार्ज है Q और P पॉइंट पर जो कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस, उसका लाइन ड्राइविंग डिस्टेंस कितना है, R। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आप कहिए कि सर पिछले क्लास में तो आप बताए ही है कि R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो ये पता ही रहे तो फिर क्या है, इसी का वैल्यू लेके वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। Q चार्ज के कारण R पॉइंट P पॉइंट पर जो यहां से कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बाई R है। तब फिर अब क्या करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसी के वैल्यू को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब हम आपको फोर्स में भी बताए, फिर बता रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि किसी वेक्टर का ऑब्जर्वेशन कहीं ओरिजिन से करना। अब सब यही है, वैल्यू इसका यही है, लेकिन अब हम कहीं ओरिजिन से ऑब्जर्व कर लें और इस ओरिजिन के टर्म में जो पोजीशन आएगा, उस पोजीशन के टर्म में जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दें, वही कहलाता है हमारा पोजीशन वेक्टर के टर्म। तो इसलिए पहले हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of position vector। अब इस सपोज कीजिए कि ये पॉइंट चार्ज Q जो है उसका पोजीशन क्या है, R1 है, और ये पॉइंट का पोजीशन R2, ये पॉइंट का पोजीशन R2, पॉइंट चार्ज का पोजीशन क्या है, R1, और पॉइंट P का पोजीशन क्या है, R2। अब क्या कीजिए, आप इस फील्ड का वैल्यू को आप शिफ्ट करा दीजिए R1 और R2 में, वही कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर के टर्म। तो इसलिए हम लोग यही वैल्यू को अब किसमें शिफ्ट कराने जा रहे हैं, R1 और R2 के टर्म। देखिए यहां पर LHS में कौन वेक्टर है, E, और RHS में कौन वेक्टर है, R। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तभी वो क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चलिए हम E का डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो वहां पर अपने मन में उसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मान ले, उस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो चलिए आपके मन में ऐसे क्या पूरा है हमें पता नहीं है, आप लॉकडाउन में मन को लॉक किए हैं या नहीं किए हैं, कि गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका पता तो नहीं चल रहा है, क्या आप बताते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर आप अपने मन से मान लीजिए पॉजिटिव P पॉइंट, और पॉजिटिव मान लिए, ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर की ओर होगा। तो R का भी डायरेक्शन इसी के लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए R का डायरेक्शन ये हो गया, ये R वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और इसी का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये R लिख रहे हैं। अब चलिए इसको, इस R को रिलेट करेंगे R1 और R2 के टर्म। तो कैसे रिलेट होगा भाई, तब पिछला जमाना याद कीजिए जिसमें हम लोग ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पढ़े हैं।
तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो आइए रिलेट करते हैं इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP। तो देखिए OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP, और इस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA। देखिए इस AP वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, R वेक्टर। तो ये R वेक्टर हो जाएगा, और ये OP कितना हो गया, OP आपका R2 हो गया। देखिए ट्रायंगल में ये पढ़े थे कि जिसका डायरेक्शन सेम होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए, OA और AP। ये उसके अपोजिट है, इसलिए वो इक्वल हो जाएगा। तो OP का वैल्यू हो जाएगा R2, और माइनस OA का क्या हो जाएगा, R1। तो देखिए अब ये R वेक्टर का वैल्यू R2 माइनस R1 होगा। ये किसके टर्म में कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। अब इसका वैल्यू इसके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R वेक्टर अब इसमें लिखेंगे E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यहां लिख देंगे R2 माइनस R1। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, और पोजीशन वेक्टर के टर्म में। इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, और ये आपका हो जाएगा। देखिए R क्यूब क्या है, R क्यूब क्या है, लाइन रनिंग डिस्टेंस। तो R क्यूब लाइन रनिंग डिस्टेंस R2 माइनस R1 भी R ही, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे, चूंकि R2 माइनस R1 यही R है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब। ये देखिए कोई भी आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, R है, चूंकि R2 माइनस R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 माइनस R1 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इतना के जगह पर हम R के जगह पर इतना भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q in terms of position vector। ये इसका आप इस फॉर्मूला का आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे इसको राइट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे हम लोग राइट करेंगे। इसी को पोजीशन वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर में देखें, इसके पीछे अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, और जेड एक्सिस पर क्या होगा। तो वो कहलाएगा कंपोनेंट के फॉर्म में। आइए देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिए वाई, और ये जेड। ये ओरिजिन है, आप जान ही रहे। यहां एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण ये पी पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, पी पॉइंट पर आपको फील्ड दिखाता है। देखिए क्या मैटर है, एक क्यू पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो यही इतना होगा। कहीं पर भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, आई क्यू चार्ज बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस क्या है, आर है,
तो आर क्यूब हो जाएगा और आर हो गया। लेकिन अब हमें पता करना है इसमें कि इसी का वैल्यू एक्स एक्सिस पर पूछेगी कितना होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन ये फील्ड समझो कि चारों तरफ अपना, जैसे एक आग का गोला है तो आग का गोला रेडिएशन क्या है, चारों तरफ दे रहा है, मन में सोचो। उसी तरह ही फील्ड का प्रभाव चारों तरफ है। तो पूछ रहा है कि बताओ तो एक्स एक्सिस पर उसका वैल्यू कितना होगा उस फील्ड का, वाई एक्सिस पर कितना होगा और जेड एक्सिस पर कितना होगा। आइए उसी को हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल बात है कि अगर आपसे पूछे कि आर का वैल्यू कंपोनेंट के टर्म में क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे लिखोगे। बोलिए नॉर्मल बात है। और इसका मॉड अगर आपसे पूछेगा, वैल्यू पूछेगा आर का, तो आप क्या कीजिएगा, जहां भी आई जे के रहे तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देते हैं। यही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आर का वैल्यू हो गया। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q BE, अगर E है तो देखें E का वैल्यू आप लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब R। देखिए ये E का वैल्यू हो गया, क्योंकि इसमें देखिए क्या है हमारे पास चार्ज होना चाहिए। ये तो आपको ऑटोमेटिक लिख देते हैं। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस रहता है तो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस आर ही है, आर लिखा गया। अब चलो इस आर का वैल्यू अब हम कंपोनेंट के टर्म में लिखने दे जा रहे हैं। तो ई को लिखोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई पाई जे कैप प्लस ई जेड के इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आर वेक्टर, आर वेक्टर ऊपर से देके बताइए एक्स आई प्लस पाई जे प्लस जेड ए जेड। अब देखिए इसमें आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका क्यू, इसका मतलब क्या है, इस पर रूट मतलब कितना पावर है 1/2। तो ये इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2, क्योंकि हाफ इस पर पावर है, रूट का मतलब हाफ, इसको क्यूब करना है, 3 करना है, तो इसलिए इसको 3 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिए ये लिखा है। अब क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो लगाइए दिमाग। अब मैथ का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कि आई का कोफिशिएंट एलएचएस का जो होगा वही आई का कोफिशिएंट आरएचएस का होगा। एलएचएस का जो जे का कोफिशिएंट है वही इक्वल होगा जे के कोफिशिएंट आरएचएस का। फिर उसी तरह सिमिलरली के का भी आप इक्वेट करेंगे। तो ये जब फंडा मेरे पास है, ये कॉन्सेप्ट है मैथ का, वेक्टर का, तो हम इसका यूज करते हैं। तो चलो इधर तो आई जे के अलग अलग है, इधर भी आई जे के को अलग करते हैं ताकि उसका कोफिशिएंट को हम इक्वल कर सकें, इक्वेट कर सकें। तो हम आपको ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई पाई जे प्लस ई जेड के इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 आई प्लस क्यू बाई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 जे का प्लस क्यू। देख लीजिए एक क्या है, चार्ज में सबसे गुना है, ये पूरा सिस्टम नीचे वाला सब के साथ है, इसमें सब के साथ डिवाइड करके अलग अलग करती। तो ये क्यू अब ये जेड हो जाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 और ये हो जाएगा के कैप। अब हमारे पास इस तरह से आई जे के का अलग अलग हो गया। अब आप इक्वेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेटिंग
equating the coefficient of I, J and K, I, J और K का इक्वेटिंग हम लोग कर सकते हैं। अब आइए इसको इक्वेट करते हैं, तो देखिए इक्वेट करके क्या E x is equal to Q x by 4 pi epsilon naught। देखिए इधर आई का कोफिशिएंट क्या है ex, इधर आई का कोफिशिएंट क्या है इतना, तो ये 4 pi x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का 3 by 2 E by is equal to Q by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर 3 by 2 एंड Ez is equal to Qz by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का 3 by 2। देखिए ये सब x एक्सिस पर इतना वैल्यू, z एक्सिस पर y एक्सिस पर इतना हो गया और x एक्सिस पर ये वैल्यू इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक कंपोनेंट के फॉर्म में इसको क्या किया है बना दिया। आगे असल में ध्यान से देखता है, और आम चुनने के लिए गांव में आम के पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तूफान आने वाला है, बच के रखना है, इन्हें कि आम के फेरा में चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे। और ये EX, EY और EZ कंपोनेंट के फॉर्म में ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे सिलेबस। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये खत्म हो गया। हम लोग देखिए आगे सिलेबस में पढ़ रहे हैं, पहले चार्ज पढ़े, फिर फोर्स पढ़े और फिर फील्ड पढ़े। अब देखिए आगे क्या आपको बताए थे बायोडाटा में, मतलब सिलेबस में, उसमें बताए थे वर्क। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हम मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर, चाहे वो कैसा भी पार्टिकल हो, पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लगाता है और डिस्प्लेस करता है तो वो क्या करता है, वर्क करता है। तो इसमें भी है, चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वर्क निकालने जा रहे हैं। तो इसमें हेडिंग देंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क। आइए देखते हैं, सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q1 और एक चार्ज पार्टिकल Q2, दोनों को इनिशियली कितना लाइन डिस्टेंस पर रखे R1। अब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि एक पर देखते हैं, चूंकि जानते ही हैं कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इसलिए जैसा इस पर ऑब्जर्व करेंगे वैसा दूसरे वाला पर भी होगा। तो इसलिए किसी एक पर हम ऑब्जर्व करते हैं और उस पर जो वर्क निकलता है वही दूसरे के लिए भी वैसा ही हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो इसको हम केप्ट फिक्स कर दें, केप्ट फिक्स। अब ई जब फिक्स हो गया, ई ए पॉइंट है और ए बी, तो ई इस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फिक्स किए है मतलब ई रेस्ट में है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी का हम कंसीडर करने जा रहे हैं। उसी आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, तो इधर कंसीडर कीजिए, कोई एक को हम टेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पर फोर्स एक दूसरे पर क्या रहता है, इक्वल लगता है। तो देखिए ये इस पर जब फोर्स लगाएगा, इस पर ये फिक्स है, इस पर फोर्स लगाएगा तो कैसा लगाएगा, रिपल्सन का। तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगने से ही Q2 डिस्प्लेस हो गया। तो मान लेते हैं कि C पॉइंट पर चल रहा है, यहां पर अब Q2 आ गया, कितना डिस्प्लेस हुआ यहां से, R2 पोजीशन पर चला गया डिस्प्लेस होकर के। सपोज ये Q2 यहां था, वो फोर्स इस पर लगाया, तो ये Q2 कहां पर चला गया, C। तो कहता है कि बताओ तो ये फोर्स इस पर लगा और डिस्प्लेस भी हुआ, तो कितना वर्क डन हुआ। तो भाई वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो बताओ, ये
हमारे पास वर्क बराबर हम लोग पढ़े एफ आर कॉस थीटा, क्या यहां पर ए लगा सकते हैं? तो देखिए क्या आवाज आ रहा है उधर से, गोलू मोलू इस सब का क्या आवाज आ रहा है? तो ये देखिए इसमें आवाज जो है ये वर्क इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। अब बताओ यहां क्या ये किस कब इवैल्यूड है वर्क? जब आर पोजीशन तक फोर्स कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला का यूज करना है। बताओ यहां पर जब चार्ज है तब फोर्स जो लग रहा है वो रफली पहले देखो, ये फोर्स कितना लग रहा होगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। यहां पर फोर्स Q2 पर क्या लगा रहा होगा? Q1 इतना। अब बताओ जब यहां पर आएगा तो R1 का वैल्यू बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो जब बदल जाएगा तो R1 का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? बदल गया। तो बताओ यहां से यहां तक फोर्स वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया? जबकि फॉर्मूला कहता है कि जितना आप डिस्प्लेस करा रहे हैं उतना तक वो फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये फोर्स हर पॉइंट पर क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इसका पोजीशन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। R1 का वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज करते हुए कितना तक बन जा रहा है? R2 तक बन जा रहा है। तो इसलिए ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इंटीग्रेशन से एक स्मॉल का निकाल करके, क्योंकि एक स्मॉल में फोर्स नहीं के बराबर चेंज करेगा, और उसी को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम यहां पर आर पोजीशन पर यहां से और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr मान। अब इसमें फोर्स यहां जो रहेगा वही नियरली यहां रहेगा। इसमें वर्क डन निकाल करके उसी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क निकल जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसमें वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 BF। तो देखें तो F बराबर आप क्या लिखिएगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R पर है R का स्क्वायर। ये आपका यहां पर फोर्स का वैल्यू है। अब वर्क डन निकाल देते हैं स्मॉल में, उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in a small displacement dr dw। तो देखिए dw बराबर आप लिखिएगा f डॉट r, f dr cos थीटा, और आपका क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू f का वैल्यू दे दीजिए Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पर फोर्स किधर लग रहा है? फिक्स है, और दोनों रिपेयर कर रहा है, तो रिपेयर किधर करेगा? इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए इसका वर्क का स्मॉल में कितना आ जाएगा? dw इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr। ये आपका वर्क डन हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। अब इसी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो लिखते हैं टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स from displacement r
is equal to R1 to R is equal to R2, BW, तो देखिए W is equal to इंटीग्रेशन Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square dr। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, R1 से R2। लिमिट दे दीजिए, ये तो आप जान ही रहे हैं सूरज कुमार, ध्यान दे रहे हैं कि सूरज अभी डूबा हुआ है, तो इसलिए आप ही ध्यान बंद कर दिए हैं। तो आइए देखिए ये R1 से R2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught, ये बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का रूल है, ये R स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर चला जाएगा तो R -2 हो जाएगा dr। देख लीजिए ये सब कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, इस R को ऊपर लेते चले गए तो कितना हो जाएगा, -2 dr, और लिमिट हो जाएगा R2 से R। अब चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा इसका। W is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught। ऐसा क्या पर है, इंटीग्रेशन, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतने ही पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा -2 में एक ऐड कीजिए और वही पूरा सिस्टम से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आसान रूल है, R2 और R1। अब सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 by R हो जाएगा, R2 R1। अब चलिए देखिए ये -1 हो गया, यहां रह गया, इस पर पावर -1 है जो नीचे में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या पढ़े थे, याद कीजिए, गुजरा वक्त जो आप पढ़ा करते थे इस तरह से, इंटीग्रेशन आपको बताए थे 11th में ही, ऐसे इंटीग्रेशन 12th में पढ़ना है, लेकिन सब हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन, ताकि फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसमें पढ़े थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन चूंकि माइनस है इसलिए उलट देंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो ये देखिए वर्क इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2। यही देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का वैल्यू आ गया, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का वैल्यू आ गया। ये किसमें प्रॉब्लम आता है कि चार्ज जो है Q1 Q2, अब बताइए इस Q1 Q2 का वैल्यू अगर मान लो कि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या साइन टेक करेंगे कि नहीं टेक करेंगे। हम आपको बताएं कि फोर्स में नहीं टेक करना है, फील्ड में टेक नहीं करना है, उस साइन से उसके डायरेक्शन में यूज करना है। क्या इसमें क्या होगा, बोलिए आप, कौन कौन बोलना चाहते हैं, हाथ उठाइए, उठा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं, बताइए वर्क क्या है। अरे साजन कुमार का तो आवाज सुनाई दिया, आइए देखते हैं ये वर्क क्या है। ये वर्क स्केलर है, तो स्केलर में हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जो स्केलर रहेगा उसमें साइन को साथ साथ टेक कर लेंगे, और जो वेक्टर रहेगा उसमें साइन को साथ टेक नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में उसका यूज करेंगे। इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं वर्क का, तो इसलिए हम साइन को साथ साथ टेक करेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है तो प्लस माइनस दोनों मिला के यहां पर लिखेंगे। आ गया समझ में, तो हम लोग ये वर्क डन देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब, और उसके बाद से फिर प्रॉब्लम करेंगे, तब फिर डाइपोल वगैरह सब आएंगे, तब जो बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब आता है। ये सब शॉर्ट में आपको पूछ सकता है, तो इसलिए ये सब बेसिक है, ध्यान देते चलना है। ये सब में से शॉर्ट का आपका बाउंड्री है,
लॉन्ग में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 99.99% जो इंपॉर्टेंट है सब बताते चलेंगे। अब हम लोग को 1-2 क्लास में मिलते जाएगा। और ये पहला चैप्टर आपका समझिए खत्म हुआ तो फटाफट इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह सब कैपेसिटर तक पहुंच के खत्म हो जाएगा। और ये सबसे लंबा सिलेबस 12th का होता है इलेक्ट्रोस्टैट और करंट, जिसका कि हम लोग बहुत दूर तक शुरुआत कर लिए, इसलिए एकदम आपको अब ध्यान से पढ़ते जाना। फिर लॉकडाउन टूटेगा तो हम लोग अब जल्दी ही टूटेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग फिर ये सब भी देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे। थैंक यू।